और बेटा लोग कैसे हो आप लोग। आज हम लोग नीट बायोलॉजी के यूनिट 10 इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज देखेंगे। तो बच्चों इस यूनिट से बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आके आपको फंसाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में बायो गुरु ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो आप फंस जाएंगे तो तुरंत उसको निकल भी जाएंगे। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रिमूविंग वन स्पीसीज कॉजेज कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम। इसको निकाल देंगे तो ये इकोसिस्टम क्या होगा, धड़ाम हो जाएगा। तो ऐसे स्पीसीज को बच्चों क्या कहते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कीस्टोन स्पीसीज। और बच्चों इस कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? इस कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट पेन ने। तो बच्चों ये नाम भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। और कीस्टोन स्पीसीज क्या है? जो उस इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हटा दो तो इकोसिस्टम क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तो अगला सवाल है, इकोलॉजी में कोई अगर दो स्पीसीज के बीच कोई इंटरेक्शन हो और दोनों को बेनिफिट हो तो उसको किससे दिखाते हैं? प्लस साइन से। माइनस साइन किससे दिखाते हैं? जब किसी को नुकसान हो। और जीरो का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल, मतलब ना फायदा हो ना नुकसान हो। तो क्वेश्चन क्या दिया है? दो स्पीसीजों के बीच कैसा इंटरेक्शन है, एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान। तो बच्चों ऐसा कहाँ होता है? पैरासिटिज्म में। एक जीव को फायदा मतलब प्लस और दूसरे जीव को नुकसान मतलब माइनस। तो बच्चों म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, तो दोनों को क्या मिला? दोनों को प्लस। एमिनलिज्म में क्या होता है? एक जीव को नुकसान होता है और दूसरे जीव को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, तो उसको माइनस और जीरो से दिखाते हैं। और कॉम्युनलिज्म में क्या होता है? एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो बच्चों ये चारों याद रखो, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में एक ग्राफ है, ग्राफ में क्या दिखा रहा है? एक स्पीसीज का क्या हो रहा है? पॉपुलेशन घट रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है बच्चों? यहाँ रिलेशनशिप हो रहा है प्रीडाटर प्रे का। अगर प्रीडाटर ज्यादा बढ़ गया तो प्रे का पॉपुलेशन क्या होगा? गिर जाएगा। और प्रे ज्यादा बढ़ गया तो प्रीडाटर कम हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट में इसको मेंटेन किया जाता है। तो ये कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? प्रीडाटर और प्रे के बीच में। बच्चों अगला क्वेश्चन है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। इसमें क्या आता है? जेट का वैल्यू आता है जो किसको दिखाता है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन को। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फ्रूगीवोरस बर्ड जो चिड़िया फल खाती है और मैमल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट कंटिनेंट्स में रहते हैं। तो बच्चों सामान्य क्षेत्र के लिए जेट का क्या वैल्यू होता है? 0.1 से 0.2 होता है। लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप के लिए वैल्यू कौन क्या होता है? 0.6 से 0.12। तो तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होगा, किसके लिए? फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स के लिए। तो बच्चों जो उष्णकटिबंधीय जंगल होते हैं उनमें फल खाने वाले पक्षियों के लिए सटीक रूप से कितना होता है? 1.15। तो बच्चों इसको याद रखना। तो अगला फिर से डायग्राम वाला डिस्टर्बिंग क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या पूछ रहा है? दो स्पीसीज का ग्राफ दिखा रहा है, ये स्पीसीज ए है और ये है स्पीसीज बी। तो ये क्या शो कर रहा है इस ग्राफ से? कंपटीशन, नीच डिफरेंशिएशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म। तो बच्चों देखो ए का ग्राफ और बी का ग्राफ में ज्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा सा ही ओवरलैपिंग है। तो ये क्या है? इसका खाना पीना सब कुछ अलग है, इसका खाना पीना सब कुछ अलग है। तो ये किसका उदाहरण है? नीच डिफरेंशिएशन का। जहां वो रहता है खाना पीना करता है, तो दोनों स्पीसीज का क्या है? मोस्टली अलग है। बच्चों अगला इंटरेक्शन किसका है? सी एनिमोन और क्लाउन फिश का। इसमें क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है किससे? शिकारियों से। ये किस तरह के इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है? तो बच्चों इसमें क्लाउन फिश को सुरक्षा मिल रहा है, तो ये क्या है? उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन सी एनिमोन को ना तो कोई लाभ होता है ना ही नुकसान, तो उसके लिए क्या है? जीरो है। इसलिए यहाँ क्या होगा? प्लस या जीरो। प्लस या जीरो किसमें है? कॉम्युनलिज्म में। तो ये किसका उदाहरण है? कॉम्युनलिज्म का। बच्चों अगला सवाल है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर व्हेन डेट्रिटस रीच इट। अगर कचरे में बच्चों नाइट्रोजन और चीनी जैसे घोल हो तो सड़ने की दर क्या होती है? डिकम्पोजिशन तेजी से होती है। तो जिसमें नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो वो बहुत जल्दी क्या होती है? डिके करती है। इसकी भी अगर लिग्निन और काइटिन हो तो ये बहुत स्लो करती है। तो अगर इसका उल्टा भी पूछा जाए कि इसका स्लो होगा तो उसका आंसर क्या होगा? लिग्निन और काइटिन। जो अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखाया गया है?
कि टॉक्सिन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसमें, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक पे जाते हुए। तो पूछ रहा है किस ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम टॉक्सिन होगा। तो बच्चों यहाँ कम था, यहाँ थोड़ा बढ़ा, यहाँ बढ़ा, और ये सबसे ज्यादा इसमें हो गया। तो ये कौन है, ये टॉप कार्निवोर है। और बच्चों ये किसका उदाहरण है, बायो मैग्निफिकेशन का। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है बच्चों, बायो मैग्निफिकेशन में हर ट्रॉपिक लेवल पे टॉक्सिन का कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर तक जाने पे बढ़ता रहता है। समझ गए ना बेटा लोग, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो हम लोग के पृथ्वी का इक्वेटर होता है वहां मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, उसको एक टर्म दिया जाता है, उस टर्म का क्या नाम है। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट कहते हैं। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या होता है, अगर हम इक्वेटर से कहाँ जाए, पोल की तरफ, दोनों तरफ जाए, तो क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस और बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। यहाँ मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे, और जैसे जैसे जाओ स्पीशीज कम होता जाता है। तो उसके लिए क्या टर्म है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक परेशान करने वाला डायग्राम आ गया। ये डायग्राम किसका है, फूड वेब का। और पूछ रहा है फूड वेब से क्या बनता है। तो बच्चों जितना फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा ऑर्गेनिज्म आएंगे, उससे क्या होगा, फूड वेब की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे, कोई एक चला भी गया तो दूसरा उसका जगह ले लेगा। इससे फूड वेब क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा। तो जितना इस कनेक्शन ज्यादा हो उतना क्या होता है, फूड वेब स्टेबल होता है बेटा लोग। तो बच्चों दिमाग खरने वाला क्वेश्चन एक और आ गया है, सर्सन रीजन, जिसको देख के ही गुस्सा आ जाता है। गुस्से में क्या कह रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, सीधा सीधा होता है। ये है असर्शन। और रीजन इसका क्या दे रहा है कि जब भी ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो ऊर्जा का 10% कम हो, 10% ही ट्रांसफर होता है, यहाँ से जाएगा तो 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल पे मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊर्जा हीट के रूप में वापस आ जाती है। तो इन्वर्टेड, नेवर इन्वर्टेड मतलब हमेशा अपराइट होता है, तो ये सीधा है। और ट्रॉपिक लेवल में एक से दूसरे जाने पे 10% ही जाता है, ये भी सही है। तो ये 10% लिंडमैन का लॉ था। तो जब दोनों सही है तो फटाक से क्या लेकर लगा देना है, ऑप्शन ए। बच्चों अगला एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, और डायग्राम में क्या दिख रहा है, दो अलग अलग इकोसिस्टम है जो एक जगह क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, स्पीसीज कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ओनली प्रोड्यूसर होंगे। तो बच्चों ऐसे जगह को क्या कहते हैं, ऐसे जगह को क्या कहते हैं, इकोटोन, जहाँ दो इकोसिस्टम आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और इसमें क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, एज इफेक्ट भी कहते हैं। तो इससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखना, जब दो अलग अलग इकोसिस्टम आपस में जहां मिलते हैं, वहां स्पीसीज नंबर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एकदम टॉप पे चला जाएगा। बच्चों एक पॉपुलेशन इकोलॉजी का इक्वेशन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है ये के क्या है। तो बच्चों के का अर्थ क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वहन क्षमता। ये किसी भी एनवायरनमेंट में जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो एक से एक नंबर के बाद ज्यादा पॉपुलेशन वहां नहीं रह सकता, क्योंकि सबको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, सेफ्टी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इकोलॉजी का वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉपुलेशन ना बढ़े। तो जो इक्वेशन होता है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है कि सही प्रेडिक्शन हम लोग कर सके। जो अगला फिर डायग्राम आ गया है, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये पॉपुलेशन एज का पिरामिड है, लेकिन इसका शेप क्या है, अर्न शेप, मतलब नीचे क्या है, पतला है, बीच में मोटा है, आगे फिर पतला हो जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, तो अगर पिरामिड का बेस क्या हो, सकरा हो, तो इसका मतलब क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम होगी, जिससे भविष्य में जनसंख्या क्या होगी, घट जाएगी। तो ये क्या शो कर रहा है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड शो करेगा। बच्चों अगला सवाल क्या है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम की कितनी है, 100 यूनिट है। और रेस्पिरेटरी लॉस कितना है, 20 यूनिट है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो अवेलेबल होगा कंज्यूमर के लिए वो क्या है। तो बच्चों इसका सीधा साधा फॉर्मूला है, क्या है, नेट प्राइमरीटी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो यहाँ क्या दिया है, 100 दिया है, 100 को माइनस कितना करेगा, 20, तो तुम जानते हो क्या आएगा, 80। तो आंसर क्या हो गया, 80। तो बच्चों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों किस इकोसिस्टम का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो इसका इसमें कौन फर्स्ट आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
इसमें तापमान और नमी सबसे अनुकूलित होती है, इसलिए आप फोटोसिंथेसिस बच्चों सबसे फास्ट होता है, जिससे एनपीपी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक अगला क्वेश्चन, एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल एलरिच। इन्होंने एक डाइवर्सिटी के लिए एक हाइपोथेसिस दिया था, जिसको फेमसली क्या कहा जाता है, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो रिबेट होते हैं विंग्स पे एरोप्लेन के, ये क्या शो करते हैं। तो बच्चों इन्होंने एक उपमा दी थी कि हवाई जहाज एक इकोसिस्टम की तरह है और उसके पेच, रिबेट मतलब क्या होता है, पेच होते हैं। पेज क्या है, प्रजातियां है। और पंखों पर लगे पेज क्या होते हैं, की स्पीसीज होते हैं। वही यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ क्या है, रिवेट क्या है, की स्पीसीज है। तो बच्चों जी, अगर ये पंखे से ये तुम पेज निकाल दो तो क्या होगा, एरोप्लेन हवाई जहाज खतरे में पड़ जाएगा। तो की स्पीसीज क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो बच्चों ये हाइपोथेसिस याद रखना, इनका नाम याद रखना। और प्लेन में जो रिवेट लगे हैं, पेज लगे हैं, वो क्या है, की स्पीसीज है। इनको भी याद रखना, तो नंबर पक्का है। जो अगला क्वेश्चन है, एक टर्म जिसको क्या कहते हैं, एबिल क्वाड्रेट, ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में यूज होता है। ये क्या कहता है ये टर्म, ये कहता है कौन से ऐसे चार मेजर कारण हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हालांकि चारों कारण महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये प्रजातियों के विलुप्ति के होने का सबसे मुख्य और प्राइमरी रीजन है। जैसे अमेजोन के जंगलों का काटा जाना। तो इसका याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो टॉलरेंट होते हैं किससे, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जहाँ ज्यादा नमक होते हैं ऐसी जगहों पे। तो इनको क्या कहा जाता है, तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है, इनको यूरी हेलाइन कहा जाता है। तो यूरी हेलाइन में यूरी का क्या मतलब होता है बेटा, वाइड मतलब ज्यादा बड़ा, ज्यादा चौड़ा। तो वाइड होता है तो जो जीव नमक की सांद्रता यानी सैलिनिटी के बड़े बदलाव को सह सके उसे क्या कहते हैं, हेलाइन कहते हैं, सैलिनिटी वाले जीवों को। तो यूरी हेलाइड। और तापमान के लिए क्या यूज होता है, थर्मल। तो इसमें ज्यादा होगा तो यूरी थर्मल, कम होगा तो स्टेनोथर्मल। तो बच्चों अगला क्या है, लिखा है सक्सेशन डायग्राम। इसमें क्या शो कर रहा है, किस तरह का सक्सेशन शो कर रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या दिख रहा है, एक खाली पत्थर दिख रहा है, इसमें कुछ ब्रायोफाइट ग्रो कर रहे हैं, फिर और मॉसेस आ रहे हैं, फिर अब घास निकलने लगा और बाद में पेड़ हो गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, सूखे पत्थर से। तो ये कौन सा सक्सेशन हो गया, प्राइमरी सक्सेशन हो गया। बच्चों अगला सवाल है, समंदर में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ऐसा क्यों है, यही पूछ रहा है। तो बच्चों समुद्र में मुख्य उत्पादक क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिनका बायोमास क्या होता है, कम होता है। इनको कौन खाती है, छोटी मछलियां खाती है, उनका बायोमास इनसे अधिक होती है। और इनको कौन खाता है, बड़ी मछलियां खाती है, जिनका बायोमास सबसे अधिक होता है। इसलिए ये पिरामिड उल्टा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो आंसर सही क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझ गए ना बेटा लोग, वेरी गुड। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही से कौन किसको मैच किया गया है। तो बच्चों इसमें से क्या सही होगा, अगर हम लोग पहले क्या देखें, ऑर्किड ऑन ए मैंग्रो ब्रांच। तो ये क्या है, ऑर्किड को आम के पेड़ पे सहारा मिलता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन आम के पेड़ को इससे कोई नुकसान या फायदा होता है नहीं, तो ये जीरो है। अगर दूसरा देखें, कस्क्यूटा क्या होता है, एक पैराजाइट होता है। और हायर प्लांट्स क्या है, उसको इससे दिक्कत होता है, तो ये क्या है, उसको पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तीसरा क्या दिख रहा है, फीग और वैप्स का क्या है, म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों को बराबर वो मिलता है, दोनों को बराबर फायदा होता है। तो ये भी एग्जाम्पल क्या है, गलत है। तो बच्चों सही एग्जाम क्या है, सी, ऑर्किड और मैंग्रो ब्रांच का। बच्चों अगला इंटरेक्शन पे सवाल है कि एक स्पीशीज क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, किसके वजह से, टॉक्सिक सिक्रीशन। दूसरे स्पीशीज जो टॉक्सिक बनाता है उसके सिक्रीशन से इसका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो बच्चों इसका सही आंसर है एमिनेलिज्म। एमिनेलिज्म में क्या होता है, एक को तो नुकसान होता है और दूसरे को कोई फायदा या नुकसान कुछ नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, याद रखना, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है, पेनिसिलिन बनाता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो बैक्टीरिया के लिए तो ये खतरा है, लेकिन पेनिसिलिन को ना इससे कोई फायदा है ना नुकसान है। तो
जो अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा सक्सेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, किसके बाद कौन आएगा? तो बच्चों सबसे पहले क्या आते हैं, सबमर्ज आते हैं, जिसमें रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं और उसमें फाइटोप्लैंक्टन हो गए। इसके बाद कौन आते हैं, फ्लोटिंग लीफ प्लांट आते हैं। ये क्या होते हैं, ये रूटेड प्लांट होते हैं और इनकी पत्तियां क्या होती है, ऊपर तैरती रहती है। इसके बाद क्या होता है, रीड स्वैम्प आता है। इसमें क्या होगा, एम्फीबियस प्लांट आते हैं जो शैलो वाटर में ग्रो करते हैं। इसके बाद क्या होगा, मार्स मेडो होता है। मार्स मेडो में क्या होता है, ग्रासेस और सेजेस आते हैं जो मार्सी एरिया में रहते हैं और थोड़ा थोड़ा सॉइल बनने लगता है। जो स्क्रब स्टेज होता है बेटा, वो सर्व के लिए होता है, स्मॉल ट्री के लिए होता है। तो इसलिए जो बाकी ऑप्शन है वो गलत है और सही क्या है, ऑप्शन बी। जो अगला सम क्वेश्चन है, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाली पड़े पत्थरों यानी रॉक्स पे सबसे पहले आते हैं सक्सेशन में? तो बच्चों इन्हें पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है, जो सबसे पहले नेकेड चट्टानों पर आते हैं। इनका उदाहरण क्या है, लाइकेंस होते हैं जो एसिड छोड़कर चट्टान को मिट्टी में बदलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो बच्चे इसको नाम याद रखना। और ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसमें मैचिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये रिलेशनशिप जो वॉन हम्बोल्ट दिए थे वो कहाँ पे काम करके दिए थे? तो बच्चों ये कहाँ काम किए थे, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के जंगल में। तो इन्होंने अपने रिसर्च में क्या पाया, तो जैसे जैसे ये घूमते गए इनका एरिया बढ़ता गया और प्रजातियों की डाइवर्सिटी भी बढ़ती गई, लेकिन एक लिमिट तक। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन पाए जाते हैं लोगों पे जो कहाँ रहते हैं, हाई अल्टीट्यूड जैसे रोहतक पास में? बच्चों ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हेमोग्लोबिन क्या कर देता है, अपनी बाइंडिंग एफिनिटी कम कर देता है ऑक्सीजन के साथ, ताकि टिश्यू में ऑक्सीजन आसानी से मिल सके। साथ ही आरबीसी का उत्पादन और ब्रीथिंग रेट ये भी बच्चों बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। बच्चों अगला सवाल है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में एक कंगारू चूहा मिलता है जो अब बिना पानी पिए अपना सारा पानी खुद से बना लेता है। तो वो किस प्रोसेस से करता है बच्चों? तो कंगारू चूहे कभी पानी नहीं पीते बच्चों, वे अपने शरीर का जो फैट होता है उसमें क्या करते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन होता है, उससे क्या बनता है, H2O यानी पानी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। साथ ही ये अपना यूरिन भी क्या कर लेता है, कंसंट्रेट कर लेता है, इससे वाटर का लॉस ना हो। तो ये बिना पानी पिए ही जिंदा रहता है, सिर्फ फैट के ऑक्सीडेशन से बने पानी से इसका मेटाबॉलिज्म चलता है। तो जो अगला सवाल सक्सेशन से है, सक्से क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा पाइनियर स्पीसीज होता है प्राइमरी सक्सेशन में, कहाँ पे, खाली चट्टान पे? तो बच्चों नग्न चट्टान यानी बेयर रॉक पे सबसे पहले कौन आते हैं, लाइकेंस आते हैं। ये चट्टान को गलाने के लिए एसिड छोड़ते हैं जिससे मिट्टी बनती है। उसके बाद कौन आता है, नंबर 2 पे मॉसेस आते हैं, फिर स्मॉल हर्ब आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन तो एक्वेटिक सक्सेशन में इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेटली कितना कार्बन फिक्स होता है एनुअली, कहाँ, बायोस्फायर में, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा? तो बच्चों एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है और इसका आंसर क्या होगा, 4 × 10⁻13 kg। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन फिक्स होता है। बच्चों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा इन सिचु कंजर्वेशन मेथड नहीं है? तो बच्चों इन सिचु कंजर्वेशन मेथड कौन होता है, जहां पौधे और जानवरों को अपने घर में ही सुरक्षित किए जाते हैं। तो जो हम लोगों का जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ क्या होता है, अलग अलग जगह से जानवरों को ला जाके उनको खिलाया पिलाया और सुरक्षा दिया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, एक सिचु, क्योंकि ये तो अपने घर में नहीं है, अपने घर से कहीं लाके रखे जाते हैं जहां वो सुरक्षित रहे। बायोस्फीयर रिजर्व उनका प्राकृतिक घर है, वैसा ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ये किसके उदाहरण है, इन सीचू के। बच्चों अगला धांसू सवाल है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक प्लांट नहीं होते हैं। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं बच्चों, समंदर के नीचे का जो जमीन होता है, कहीं कहीं से क्या होता है, उससे पृथ्वी की अंदर की गर्मी निकलती है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। तो यहाँ कोई भी प्लांट नहीं होता है, यहाँ कुछ बैक्टीरिया बस पाए जाते हैं। तो इसका क्या रीजन दिया गया कि सनलाइट वहां पहुंचता ही नहीं डीप सी में, तो फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, तो प्लांट कैसे होंगे? तो बिल्कुल सही कह रहा है, जब प्रकाश का रोशनी ही नहीं आ रहा है तो वहां कैसे होगा?
तो इसमें क्या है, रीजन भी सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों वहां कौन मिलते हैं, हीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बस मिलते हैं। जो अगला एक न्यूमेरिकल सवाल है कि एक पॉन्ड में कितने हैं, 20 लोटस प्लांट थे, कब, लास्ट ईयर थे, और उनके बीच रिप्रोडक्शन से 8 न्यू प्लांट्स ऐड हो गए, और करेंट पॉपुलेशन कितना हो गया, 20 से 28। तो पूछ रहा है बर्थ रेट क्या है। तो बच्चों बर्थ रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितने नए बॉर्न हुए, तो कितने हुए, 8, और अर्ली पॉपुलेशन क्या था, 20। तो इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0.4। तो एक साल में कितने ऑफस्प्रिंग आए, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर ईयर। बच्चों एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट। तो बच्चों यहाँ क्या दिखा है, सूरज चाचा क्या हो गए हैं, गुस्से में अपना रोशनी दे रहे हैं, और पृथ्वी है, पृथ्वी पे आ रहा है लाइट, फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा था, लेकिन कुछ गैसेस की वजह से क्या हो जाता है, ये वापस पृथ्वी में आ जाता है। तो वो कौन गैस होते हैं बच्चों, CO2 होते हैं। और यही ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नॉर्मल तो अच्छा है कि अर्थ को रेडिएशन मिलेगा, और उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा। तो ये काम सबसे ज्यादा कौन अच्छे से करता है, ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अगला सवाल है, के सिलेक्टेड स्पीसीज का इनमें से कौन सा कैरेक्टर होता है। तो बच्चों के सिलेक्टेड कौन होते हैं, जैसे इंसान, हाथी, तो ये छोटे होते हैं, नहीं ये बड़े होते हैं। ये कहाँ रहते हैं, स्थिर वातावरण में रहते हैं, और इनके बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, ना ही छोटे छोटे होते हैं। और क्या है, ये कम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। तो इनमें क्या होता है, पेरेंटल केयर, और हाई इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, के सिलेक्टेड के लिए, एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर। जो अगला सवाल है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना अंदर का एनवायरनमेंट क्या रखे, सामान्य रखे, कांस्टेंट रखे, उसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। बाहर कुछ भी बदलाव आ जाए तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, तो ऐसे जीवों को रेगुलेटर्स कहते हैं। जैसे बच्चों, हम इंसान और बर्ड्स अपने शरीर का तापमान और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं, इसीलिए हम हर मौसम में जीवित हो पाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कोल्डर क्लाइमेट में जो मैमल्स रहते हैं उनमें क्या खास होता है, उनके कान छोटे छोटे होते हैं, और पैर भी, लिम्स भी छोटे होते हैं, किसके लिए, हीट लॉस को रोकने के लिए। तो इस लॉ को किसने दिया था, तो बच्चों ये एलन का रूल था। एलन क्या कहते थे, छोटे कान और पैर शरीर के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे कड़ाके की ठंड में शरीर की गर्मी कम बाहर निकलती है। तो इसको याद रखना बच्चों, एलेंस रूल को। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनो। आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, प्रोपोर्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इज। तो बच्चों जो कुल हमको सोलर रेडिएशन मिल रहा है, उसका कितना परसेंट क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। तो बच्चों कुल सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जिसे PAR कहते हैं, तो ये क्या है, PAR है। पर पौधे इस PAR का कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम 2 to 10% ही इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का यूज कर सकते हैं। तो टोटल 100 में से 50 तो यूज करने लायक होता है, और उस यूज में से भी पौधे सिर्फ 2 to 10% ही एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, इसमें से कौन सा जानवर है जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे रहता है एक ही इकोसिस्टम में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, स्पैरो। तो पूछोगे स्पैरो क्यों, तो बच्चों स्पैरो क्या खाता है, बीज खाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन जब वो कीड़ा खाता है तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो स्पैरो क्या है, एक ही समय पर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे हो सकता है। इसको याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अगला सवाल है, इनमें से कौन सा क्लासिकल एग्जाम्पल किसका है, कोएवोल्यूशन का। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, फीक ट्री एंड इट्स पॉलिनेटर वेब्स। तो समझो ऐसा क्यों है। तो बच्चों जो अंजीर का पेड़ और उसका साथी होता है ततैया यानी वेब्स,
अंजीर के पास ततैया के अलावा कोई और पॉलिनेटर नहीं है। अगर ये नहीं होता तो इसका पॉलिनेशन ही नहीं होगा। और जो वैप्स होता है वो अपने अंडे देने के लिए अंजीर के फल के अलावा कोई और जगह नहीं जाता। तो इसे कहते हैं कोएवोल्यूशन। अगर एक खत्म हुआ तो दूसरा भी अपने आप मिट जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों सच्चा प्यार। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हम लोग को इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ मिलता है, किस हैबिटेट में। तो बच्चों पिरामिड हमेशा सीधा नहीं होता। समुद्र की गहराई में एक अजूबा होता है। वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और कम वजन के होते हैं, लेकिन उन्हें खाने वाली मछलियों का वजन टनों में होता है। इसलिए समुद्र का बायोमास क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये बच्चों एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किसका होगा, समंदर का। तो बच्चों अगला सवाल है, कर्व दिख रहा है डायग्राम में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है, एस शेप होता है। ये तो गड़बड़ एस बन गया। एस शेप होता है तो उसको क्या कहते हैं, एस कर्व भी कहते हैं या सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। इसमें कौन कौन से फेज होता है बच्चों, लैग फेज, लॉग फेज और डी एक्सेलरेशन फेज। और उसके बाद क्या आता है, स्टेशनरी फेज। तो याद रखना ऐसा कर्व दिख जाए तो वो कैसा होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होगा। बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज्यादातर जो नेचुरल पॉपुलेशन होते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं शो करते। वो कैसा ग्रोथ कर्व होता है उनका, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो ये ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों असल दुनिया में क्या होता है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। जब किसी जंगल में खाना और जगह खत्म हो जाते हैं तो जीव आपस में लड़ते लगते हैं। इसको क्या कहते हैं, भर्सलॉट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। ये ग्राफ जे की जगह क्या होता है, ऐसे ना जाके ये फिर ऐसे हो जाता है, ए शिफ्ट और सिग्मॉइड हो जाता है, क्योंकि हर वेवगाइड की अपनी है कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसका मेन रीजन क्या है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड इससे क्या होता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। बच्चों गॉस का एक प्रिंसिपल है, अगर दो स्पीसीज compete करे एग्जैक्ट सेम रिसोर्स के लिए तो क्या होगा। तो बच्चों क्या एक ही म्यान में दो तलवार रह सकती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर दो प्रजातियों की जरूरत बिल्कुल एक जैसी हो तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, अल्टीमेटली जीत जाएगा और दूसरों को मैदान से बाहर कर देगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों, कम COMPETITI भी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। बच्चों याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन के फिंचेस ने इससे बचने के लिए अपनी चोंच ही बदल ली थी और उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहा जाता है। तो इन सब टर्म को बच्चों याद रखना, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और रिसोर्स पार्टीशनिंग। और ये किसका प्रिंसिपल है, गॉस का, जिसमें क्या होगा, सुपीरियर हमेशा अपने से कमजोर को हटा देगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन वो थे जिन्होंने इकोसिस्टम सर्विसेज को भी प्राइस टैग लगा दिया, उनका भी एक कीमत हुआ। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन का बिल भरना पड़े तो कितना खर्चा आएगा। तो एक वैज्ञानिक थे बच्चों, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजे। इनका हिसाब लगाया और बताया कि प्रकृति हमें हर साल करीब 33 ट्रिलियन US डॉलर का मुफ्त सेवा देती है। समझ गए बच्चों, ये दुनिया की कुल जीडीपी से भी दुगना है। तो अगली बार सांस लेते समय प्रकृति का शुक्रिया जरूर अदा करना। और इनका नाम मत भूलना, क्योंकि प्राइस टैग कौन दिया था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजे ने दिया था। बच्चों अगला क्वेश्चन है, किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट 0.5 है और डेथ रेट कितना है, 0.5। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज उस पॉपुलेशन का क्या होगा। तो बच्चों आर का फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। इसका क्या होता है, R = B - D होता है। तो यहाँ B कितना है, 0.5 और D कितना है, 0.3। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 0.2। और अक्सर इसे बच्चे गुना या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेट रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है, बर्थ माइनस डेज, बहुत सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन है, अगर किसी फॉरेस्ट में जेड वैल्यू 1.15 हो जाए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में, तो इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों जेड का वैल्यू जितना अधिक होगा ग्राफ उतना ही स्टीप हो जाएगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ाने पर भी बहुत सारी नई प्रजातियां मिल रही है। तो इसका सही आंसर क्या है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज वेरी रैपिडली विथ एरिया।
बच्चों एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, एक पिरामिड दिखा गया है। वो उसमें क्या लिखा है कि एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं एनर्जी डिक्रीज होगा। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों, एनर्जी क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इस कॉन्सेप्ट को कौन दिया था बच्चों? रेमंड, इनको याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमन लिंडमैन, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? कि एनर्जी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किससे? प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर था। और हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पिरामिड अपराइट होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगर 20,000 जूल्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है प्रोड्यूसर लेवल पे, तो कितना एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा टर्जरी कंज्यूमर के पास? तो बच्चों इसका बहुत आसान तरीका है। इसको निकालने का क्या तरीका है? 10% रूल, लिंडमैन का 10% रूल। तो प्रोड्यूसर के पास 20,000 है, तो अगले बार जाएगा किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। तो 10% 20,000 का कितना हो जाएगा? एक जीरो खत्म कर दो, 2,000 हो गया। तो ये प्राइमरी के पास गया। सेकेंडरी के पास क्या गया? एक जीरो और खत्म कर दो, तो 200 हो गया। और टर्जरी के पास कितना जाएगा? एक जीरो और कम दो, तो कितना पहुंच गया? 20। तो यहाँ पूछा क्या है, टर्जरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा? तो आंसर क्या होगा बच्चों? 20 जूल। और हर लेवल पर क्या होगा, एक जीरो कम करते जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन कॉसेज, यानी ओजोन परत छेद हो जाने से क्या होता है? तो बच्चों इससे स्किन कैंसर होता है। यूवी रेज काफी हानिकारक होते हैं, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं जब हमारे वो रेडिएशन स्किन में पड़ता है। बच्चों अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है किस पे? कैरिंग कैपेसिटी पे, तो वो क्या शो करेगा? तो बच्चों उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्थ रेट होगा और डेथ रेट होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे पॉपुलेशन में क्या होगा, कोई नेट नेट ग्रोथ नहीं होगा। तो ये किसके केस में होता है? जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी में पहुंच जाता है, उसका पॉपुलेशन का नंबर घट ना बढ़ेगा ना घटेगा, और ग्राफ क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। और उसे क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी की। तो इसी के साथ बच्चों, इस यूनिट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करो, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस अगले यूनिट में आप रिवीजन ऐसे ही एमसीक्यू के साथ करना चाहते हैं, या किसी खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहिए। तो बच्चों आप लोग जरूर कमेंट करके बायो गुरु को अपना मैसेज दे। थैंक यू।